Hello everyone, I hope all of you are doing well. Welcome on our YouTube channel Brahm Krishna Institute of Knowledge. So करंट अफेयर्स कुछ टाइम से थोड़ी सी इरेगुलर रह रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर दिन की करंट अफेयर डालूं, यानी कि चाहे वीडियो थोड़ी सी लेट आए लेकिन हर दिन की करंट अफेयर डालूं। और आने वाले समय में कोशिश भी पूरी रहेगी कि आपको करंट अफेयर मॉर्निंग में ही मिल जाए, एटलीस्ट 10 बजे तक तो आपको सारी चीजें मिल जाए। चलिए, सॉरी फॉर ऑल दैट, जो भी इनकन्वीनियंस आपको हो रहा है, और प्लीज फॉलो करें, ठीक है ना। और इसके नोट्स जरूर बनाएं। थोड़ी सा टाइम लग रहा है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के अंदर है हम, तो ठीक बात, ठीक है, कोई नहीं, इन ये चीजें चलती रहेंगी तो हम आगे अपना फोकस करते हैं अपने काम के ऊपर। सो डेली करंट अफेयर्स 27 मार्च 2025 में हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द सीबीएसई टू एग्जाम स्कीम्स ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ये हमारे पास आर्टिकल आया है। उस आर्टिकल में क्या कहा है कि जो सीबीएसई की दो टू टाइम्स जो एग्जाम्स लेने की जो स्कीम है वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं टू टाइम एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास है, एनईपी, जो 2020 के अंदर हमारे पास आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, जो अभी 2026 के अंदर लागू कर दी गई है। और उसके अंदर ये कहा गया है कि अब जो एग्जाम होंगे बोर्ड स्टूडेंट मीन्स आर 10th के और 12th के, वो 2 सेशन के अंदर होना स्टार्ट होंगे। कौन से सेशन के अंदर? एक तो सेशन होगा फेब का, एक सेशन होगा मई का। फेब के सेशन के अंदर बच्चों के एग्जाम्स होंगे और मई सेशन के अंदर भी बच्चों के एग्जाम्स होंगे। और इन 2 सेशन के एग्जाम होने के बाद क्या होगा कि अगर किसी के इसमें अच्छे नंबर आए हैं या इसमें दोनों में नंबर आए हैं, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो उनको लेने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है ना। ये कोई भी एग्जाम्स वो दे सकता है, फेब का एग्जाम दे सकता है या मई का एग्जाम दे सकता है, दोनों ऑप्शनल हमारे पास रहेंगे, या उन दोनों के ऑप्शनल नंबर हमारे पास रहेंगे। तो ये हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर 2 टाइम्स एग्जाम लेने की स्कीम हमारे पास आई हुई है। अब ये मैं समझाना चाहता था आपकी 2 टाइम्स एग्जाम लेने की स्कीम हमारे पास क्या है। और जो फेब के जो एग्जाम देंगे वो तो देने ही होंगे उनको, और जो मई के एग्जाम देंगे वो उन्होंने कहा है सीबीएसई ने कि वो रीटेक अपॉर्चुनिटीज होगी, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा और बेहतर करने के लिए। जो फेब में उन्होंने जैसा किया है उससे और ज्यादा बेहतर किसमें कर सकते हैं? वो मई में कर सकते हैं। या फेब में उनका अच्छा हुआ है और मई में कम हुआ है तो वो फेब के नंबर जुड़ेंगे, मई के नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से 2 बार ही हमारे एग्जाम्स होंगे। अब इसने ये कहा है कि ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो इसके अंदर कुछ जो जो हमारे ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, जो जिन्होंने पॉल जी हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है, आप ले रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से, लेकिन एक बात बताओ, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं या फाइनेंशियली बर्डन जो स्टूडेंट होते हैं, उनके ऊपर तो फाइनेंशियल बर्डन एक्स्ट्रा हो गया। कैसे? कि वो फेब की भी फी भरेंगे वो पेपरों की, और वो मार्च की भी, मई की भी फी भरेंगे, तो उनको दो दो टाइम फी भरनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, एक सेशन डिले भी होना स्टार्ट होता है। देखिए, जो सेशन डिले हो जाए, जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट है, 10th क्लास का स्टूडेंट ने फेब में दिए, फेब में होने के बाद उनका अप्रैल मई तक क्या हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल तक या मई तक उनका रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद वो स्ट्रीम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फेब में उन्होंने पेपर दिए और मई में उन्होंने पेपर दिए, मई में देने के बाद जैसे वो 11th में जाएंगे, 11th में जाने के बाद उनका जो स्ट्रीम सिलेक्शन का है वहां पर भी उनको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। उस स्ट्रीम सिलेक्शन की प्रॉब्लम को फिर वो डिले होते चले जाएंगे, चीजें, उनका सेशन फिर डिले हो जाएगा। फिर उनको दोबारा बहुत कम टाइम के अंदर ज्यादा सिलेबस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ऑल ओवर राइटर ये कहना चाहता है कि ये सारा का सारा सब कुछ है वो कंफ्यूजिंग है और इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ने बताया है। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। देखिए, बदलाव है, स्टूडेंट इसके अंदर जो ढलेंगे, इसके अंदर जो इसको अडेप्ट करेंगे, उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हमारे पास ये है, और ये इसलिए कही गई है, ये इसलिए कि ताकि बच्चों के ऊपर से जो मार्क्स का बर्डन है, जो पेपरों का बर्डन है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। आई होप आप न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को आप समझ पाए हैं, इसके ऊपर जो ओवर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है उसको समझ पाए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज मैंने बता दी है, 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई थी और 2026 के अंदर अब ये लागू होने जा रही है। नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं कैग साइंस एमओयू विद बिसैग एन। जो यहाँ पे बाइसैक एन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड बशकरचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक। अब नेशनल, अब ये गुजरात में है। सबसे पहले तो इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये कहां पर है, गुजरात में है, ठीक है ना। बशकर जो है हमारे पास गुजरात के अंदर है। और ये कैग जो हमारे पास है, ये क्या चीज होती है, मैंने कैग के लिए मोस्टली एक करा है। हालांकि लास्ट वीडियो में भी आपको जो हमारे पास पीछे डेट की जो वीडियो होगी उसमें भी आपको कैग के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। कैग क्या हमारे पास है? कैग हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग आर्टिकल से रिलेट करती है 140
148 आर्टिकल को रिलेट करती है। कैग को अपॉइंट कौन करता है? कैग को अपॉइंट करता प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करना स्टार्ट करते हैं कैग को। अब कैग है क्या? कैग इज अ कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या मतलब? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली में ऑडिटर ऑडिट्स करता है। ऑडिट्स करता है किस चीज को ऑडिट्स करता है? ये ऑडिट करता है बेसिकली जितना भी जो हमारे पास गवर्नमेंट रहती है। सॉरी फॉर दिस। ये ऑडिट किस चीज को करता है? सपोज करते हैं ये कोई गवर्नमेंट है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये सेंटर और स्टेट के फंड्स को ऑडिट करता है। कैसे? सपोज करते हैं ऑडिटिंग क्या होती है, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी ने जितना कमाया, जितना भी उसने कमाया है, यानी कि जितनी भी उसने इनकम की है, और जितना भी उसने स्पेंड किया है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस किए हैं, और जो भी उसके खर्चे हैं, सब कुछ है, उनका सबके मिला के उनको लास्ट में प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट के हिसाब से ही वो टैक्स पे करना स्टार्ट करते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। तो जो जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके जो ऑडिटर होते हैं, ऑडिटर मतलब AO, जो SSA के थ्रू लगते हैं, वो ऑडिटर होते हैं, वो जाते हैं, वो ऑडिट करते हैं उनके उसको, क्या उन्होंने जो डाटा दिया वो सही है। इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी बजट आता है, उस बजट के हिसाब से जो कैग है, कैग वो क्या करता है? वो ऑडिट करना स्टार्ट करता है। आगे बात समझ में? और ऑडिट करके रिपोर्ट जो होता है वो पार्लियामेंट में देता है। फिर पार्लियामेंट के अंदर, और इस रिपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस रिपोर्ट को भी, जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को भी जो पैक होता है वो रिव्यू भी करता है। पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अमाउंट कमेटी जो होती है वो इसको क्या करती है? रिव्यू भी करती है। रिव्यू का मतलब होता है उसको देखती है, उसको बताती है कि कितना सही है, कितना सही नहीं है। कैग को एक्चुअल पैक जो होती है वो रिव्यू करती है। एक बात ध्यान रखेंगे, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पैक एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, वो पार्लियामेंट लॉ से बनी है। जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ रहता है उसके अंदर वो बननी स्टार्ट हुई है। आई होप आप कैग को समझ पाए होंगे। कैग आर्टिकल 148 अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और ये ऑडिट करता है किसको? बजट्स को या गवर्नमेंट को, सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट को ऑडिट करता है। और ऑडिट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के अंदर देता है, और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है, पोजीशन डिस्कशन करता है, और जो वो गवर्नमेंट होते हैं, प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं कि आपने इतना पैसा कहां पर किस लिए दिया। तो सारी चीजें कौन करता है? कैग करना स्टार्ट करता है। कैग अपनी रिपोर्ट को देना स्टार्ट करता है। तो कैग ने साइन किया है MOU, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? बिसैग एन के साथ। बिसैग एन हमारे पास क्या है? एक्चुअल में ये स्पेस के अंदर, और जो हमारे पास जियोग्राफी क्राइटेरिया होते हैं उसके अंदर वर्क करती है। अब जैसे स्पेस के अंदर वर्क करती है, तो एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करती है। टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क करती है। और इसी के साथ कैग ने क्या कहा है कि कैग इनके साथ मेमोरेंडम साइन करने के बाद क्या होगा कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर पाएंगे, ताकि हमारे डाटा के अंदर और ज्यादा क्या आ जाए? ट्रांसपेरेंसी आ जाए। आगे बात समझ में? आई होप आप समझ पाए होंगे कैग हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम जानना स्टार्ट करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल नीडेड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटीज। तो सबसे पहले तो वक्फ को समझते हैं, है क्या वक्फ हमारे पास? देखिए, वक्फ हमारे पास है क्या, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, चल भी रहा है। हुआ क्या था? वक्फ एक तरह का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट भी कैसा है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, और इस्लाम के लिए है। इस्लाम के लिए है। और ये है क्यों, कैसे इस्लाम के लिए है, और इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि भाई कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, यानी कि जो वक्फ है, वो एक बोर्ड है, उस बोर्ड को बेसिकली अपनी जो जमीन होती है, अपनी जो लैंड होती है, वो उसको दे देता है। ठीक है ना। उसको देने के बाद वो उस लैंड को किस लिए देता है? वो उस लैंड को देता है ताकि उसको हम सोशली, एजुकेशनली और रिलीजियसली
उसका यूज कर सके। रिलीजियसली मतलब हम मस्जिद बना सके उसके ऊपर, एजुकेशनली मतलब हम उसके ऊपर क्या बना सकते हैं, हम उसके ऊपर स्कूल्स बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं उस जमीन के ऊपर। और सोशली मतलब उसके ऊपर हम कोई भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे कोई धर्मशालाएं होती है हमारे पास, ठीक है ना, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे मदरसे भी बना सकते हैं। बाकी बात समझ में, तो मदरसे बना सकते हैं, ये चीज बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है वक्फ बिल के अंदर 2004, हालांकि अमेंडमेंट तो इसके अंदर 2013 के अंदर भी है, 2024 के अंदर है, बाकी चीजों के अंदर भी हुआ, लेकिन मैं अभी 2024 को ही डिस्कस करना चाहूंगा। 2024 के अंदर वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ। उस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी लानी है हमें बहुत ज्यादा। उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करी, उन्होंने ये कहा कि कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से दे सकता है, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तभी जाके वो वक्फ बोर्ड को क्या दे सकता है, एक वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दे सकता है। पहले क्या होता था, जैसे वक्फ बोर्ड के कोई होते थे, जैसे अपने भाईचारे में जाकर वहां पे जाके कहते थे, वहां वक्फ बोर्ड, वहां कोई जमीन होती थी, उस जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देते थे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, ठीक है ना। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए भी हैं। तो उसको कम करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि किस पर्सन ने दी है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगा है, कितना टैक्स लगा है, सब कुछ टैक्स लगा कर ही ये सारे काम होने स्टार्ट होंगे। तो वक्फ बोर्ड ने ही ये चीज करनी स्टार्ट करी है, और ये आर्टिकल 3A के अंदर डालना स्टार्ट हुआ है कि कोई भी अपनी जमीन ऐसे ही नहीं दे सकता, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर चीजें करनी पड़ेगी। और एक और बात, ऐसे नहीं हो सकता कि जमीन वही दे सकता है जिसके नाम पे जमीन है। सपोज करते हैं एक एक फैमिली है, फैमिली के अंदर फादर के नाम पे जमीन है और ये बेटे के नाम पे जमीन है, ठीक है ना। फादर के नाम पे जमीन है और ये बेटे के नाम पे जमीन है। तो फादर जो है, बेटा जो है, वो वक्फ बोर्ड को जमीन नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? केवल और केवल फादर दे सकता है। इस तरीके से नहीं है कि भाई ये फादर, जब तक जमीन बेटे के नाम नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ बोर्ड को कोई भी जमीन नहीं दे सकता है। इसी के प्रोटेस्ट में कि ट्रांसपेरेंसी रहे। पहले मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पे पुराने वाला मेथड ही चल रहा है जमीन को जो ट्रांसफर करने का। वो कह रहे हैं कि पुराने वाला मेथड नहीं चलेगा, नया मेथड चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सब कुछ बेसिकली डिजिटल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और एक और बात कि भाई हमारे पास जो 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 जिस काम के लिए वो जमीन दी जा रही है, अगर यानी कि स्कूल के लिए जा रही है, एजुकेशन के लिए दी जा रही है, स्कूल के लिए दी जा रही है तो स्कूल के लिए दी, यूनिवर्सिटी के लिए की जा रही है तो यूनिवर्सिटी के लिए, मस्जिद के लिए दे तो मस्जिद ही खुलनी चाहिए, और मदरसे के लिए दी जा रही है तो मदरसे ही खुलने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जमीन दी गई है आप उसी के अंदर स्कूल खोल लो, आप उसी के अंदर तीन तीन चार चार चीजें खोल लो, ऐसा नहीं है। तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा कस रही है, गवर्नमेंट अपने बिल अमेंडमेंट ला रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वक्फ के अंदर क्या हो, ट्रांसपेरेंसी, और हमारे हमको पता चले। तो इसी के ऊपर ही कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो बेसिकली इसी के लिए ही वो धरना दे रहे हैं, इसी के लिए उनको वो अपोज कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ इस ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी चीजें हम इसको किसी तरीके से भी हैंडल करें। गवर्नमेंट कोई नहीं होती इसके अंदर इंटरफेयर करने वाली, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए। चलिए, वक्फ को आपको शायद आपको समझ में आया होगा पूरा, मैं जितना समझा सकता था मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले तो ये न्यूज मैंने क्यों उठाई है, ये न्यूज मैंने उठाई है, एक बायो का टॉपिक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। ब्रेन का टॉपिक कवर होता है, ये चीज मैंने उठाई है। हालांकि इसके अंदर एक एक बीमारी भी है, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन डे। पार्किंसंस एक बीमारी है, पार्किंसंस एक डिसीज है, ये पार्किंसंस डिसीज है। पार्किंसंस डिसीज के अंदर होता क्या है, पार्किंसंस डिसीज के अंदर इंसान अपने आप हिलने लग जाता है, यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शंस करने लग जाता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस करने लग जाता है। और साथ साथ कई काम ऐसे हैं जो वो मतलब ना चाहते हुए वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे हिलने लग जाता है, पैर नहीं चलते हैं उसके, या कई बार बहुत ज्यादा चलते हैं, जैसे जैसे एकदम चलते चलते एकदम झटका लगता है उसको, एकदम जैसे खड़ा होता है। तो ये किसके, पार्किंसंस की वजह से डिसीज। ये 60 जो है ना, 60 ईयर से जो अबव होते हैं उनको बहुत ज्यादा होना स्टार्ट होता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खोना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये हमारे पास ब्रेन है। तो ब्रेन के अंदर हम इसको 3 हिस्सों में बांटना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से हिस्सों में बांटना स्टार्ट करेंगे? एक तो हम इसको फोर ब्रेन के अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल आता है ये फोर ब्रेन के अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे। इसका ये वाला जो हिस्सा है वो मिड ब्रेन के अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे। किसके अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे? मिड ब्रेन के अंदर। और इसका ये वाला हिस्सा है, छोटे वाला हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। किसके अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे? हिंड ब्रेन के अंदर बांटना स्टार्ट करेंगे। फोर ब्रेन जो होता है, जितने भी थिंकिंग एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि सोच कर समझने करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, वो कौन करता है? वो फोर ब्रेन करता है। जितनी भी एनालिटिकल एक्टिविटीज, तो मैं दोबारा बता दूं, फोर ब्रेन जो होता है वो इतना, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है।
दीज आर द फोर ब्रेन, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है हमारे पास, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है हमारे पास। और ये सारा का सारा हिंड ब्रेन है हमारे पास, ये थोड़ी सी बीच में हम, ये सारा का सारा हमारे पास हिंड ब्रेन है। और बिल्कुल अंदर का जो है ना यहाँ पे, ये सारा का सारा, सॉरी, ये सारा का सारा मिड ब्रेन है और ये हिंड ब्रेन है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ कौन सा है हमारे पास। ठीक है, मैं देखो, ये यहां तक, यहां तक तो हमारे पास फोर ब्रेन है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे पास, ये छोटा सा, ये हमारे पास मिड ब्रेन है, दैट वन इज मिड ब्रेन। और जो बिल्कुल यहाँ पे आएगा छोटा सा, और ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हिंड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या काम करता है, मिड ब्रेन सारे वो वाले एक्शंस करना स्टार्ट करता है जो हैबिचुअल होते हैं। कैसे होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, जैसे साइकिलिंग करना, जैसे कि स्पून से खाना खाना, जैसे कि राइटिंग होना, ऑल द थिंग्स आर डन बाय द मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन से कौन से काम होते हैं, जो टोटली इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, सारे के सारे हिंड ब्रेन से करना स्टार्ट करते हैं। हिंड ब्रेन से, जैसे कि मैं अगर बात बता दूं वो कि कौन कौन से एक्शंस होने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्ट रेट, जैसे कि जो हार्ट, जो हमारे पास दिल धड़कता है हमारे पास, ठीक है ना, जो पंपिंग ऑफ हार्ट होती है, ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट होती है, वो कौन करता है, हिंड ब्रेन करना स्टार्ट करता है। पंपिंग ऑफ हार्ट के बाद भी कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी लंग्स होती हैं, ठीक है ना, लंग्स किस तरीके से फंक्शन होता है, जो पेरिस्टाल्टिक पेल्टिक मूवमेंट होती है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी हमारे पास हिंड ब्रेन से होना स्टार्ट होती है। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास होना स्टार्ट होते हैं कि किस तरीके से हैं, किस तरीके से नहीं है। सो मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया एंड फोर ब्रेन हो गया। तो आपको यही बातें इसके अंदर ध्यान रखनी स्टार्ट होते हैं। एक और बात ध्यान रखनी स्टार्ट होती है, इसमें लॉब्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे कि यहाँ पे मोटर एसोसिएट कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये स्ट्रिएटम हमारे पास होता है, स्ट्रिएटम हमारे पास होता है, ग्लोबल बेड। देखिए मैं ये भी लिखवा दूं, बट ये आते नहीं है मोस्टली एग्जाम्स में। ये क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे पास एसएससी या यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हमारे पास 10 12 तक ही रहते हैं, और ये थोड़ा सा उससे अबव वाला टॉपिक हो जाता है, मोस्टली 10 तक की चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने करवाया यहाँ पे 10 तक हमारे पास आना स्टार्ट होता है। एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें लॉब्स भी होना स्टार्ट होते हैं। लॉब्स कौन कौन से होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ये वाला लॉब्स एरिया हम कहते हैं, एरियाज को हम लॉब्स कहना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला हमारे पास लॉब हो जाता है, ये लॉब्स होता है, पेरिटल लॉब्स हो जाता है, ऑक्यूपेटरी लॉब्स हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारे पास हो जाता है, थिंकिंग पार्ट का लॉब्स हो जाता है, ठीक है ना। और विजनरी का लॉब्स हो जाता है, एंड सो ऑन, बहुत से हमारे पास लॉब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लॉब्स भी मोस्टली नहीं आते हैं, जितने भी हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो। तो नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं। आई होप ब्रेन को आपको मैं मोटे मोटे तौर पर बता चुका हूं कि क्या है हमारे पास, क्या नहीं है। नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं, पैनल सीक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क। सो पैनल जो होता है वो जीएसटी, मतलब जीएसटी के लिए जो फ्रेमवर्क है उसका रिव्यू जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक ही जगह पर अच्छे से सरल तरीके से होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने इस न्यूज को उठाया, किस लिए उठाया, ताकि वी कैन डिस्कस हियर था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 जुलाई 2017 के अंदर जीएसटी आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और इसका स्लोगन क्या था, वन नेशन वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के अंडर ऐसा आता है। जीएसटी हमारे पास ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जीएसटी हमारे पास तीन तरह का लगता है, एक CGST होता है, एक SGST होता है, और एक हमारे पास IGST होता है। CGST जो होती है वो सेंटर लगाती है, और SGST होता है वो स्टेट लगाती है, और IGST होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि दोनों पे लगता है, किसके ऊपर, सेंटर भी लगाता है और स्टेट भी लगाता है। जीएसटी होता है क्या, जीएसटी देखिए आपके पास, सपोज आपने कोई भी ये सामान है ये खरीदा, ठीक है ना, ये सामान है ये कोई भी खरीदा, सपोज करते हैं ये किसी आप होटल में गए, इस होटल में आपको गए, इस होटल में आपने एक वाटर बोतल ली, एक वाटर बोतल यहाँ पे ली, एक वाटर बोतल जैसे ही यहाँ पे लिया आपने 20 रुपए की वाटर बोतल ली, और आपने कोई भी फूड ऑर्डर किया और वो फूड आपका 200 रुपीज का था, तो आपका टोटल कितना हुआ, 220 रुपए हुआ। लेकिन आपको 220 रुपए नहीं, इस 220 के ऊपर जो हमारे पास 12% क्या देना पड़ेगा, इस 12% के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी किसने, होटल ने भी दिया। होटल ने जीएसटी किसको देगा, होटल जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। होटल जीएसटी गवर्नमेंट को क्यों देगा, क्योंकि होटल सभी चीजों को बनाने के लिए बॉटल ले रहा है, जैसे पानी के लिए बॉटल ले रहा है, फूड जिस भी चीज का, जैसे राइस है या जो भी है, व्हीट है या जैसे भी वेजिटेबल्स हैं, ऑल द थिंग्स आर बॉट बाय द होटल से। और जब ये वोट करता है तो होटल इनको क्या, होटल और अपनी सर्विसेज के लिए भी होटल बेसिकली गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, जीएसटी प्रोवाइड करता है। और वही जीएसटी होटल किससे लेना स्टार्ट करता है, हमसे लेना स्टार्ट करता है।
इसके ऊपर अब ये 220 नहीं रहेगा, 220 का 22 रुपए या 25 रुपए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25 रुपए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो ये जाएगा 245 समथिंग का बिल हमारे पास हो जाएगा। तो ये 12% है वो जीएसटी हमारे पास लगना स्टार्ट हुआ है। अब जीएसटी सेंटर लगाता है, जीएसटी स्टेट लगाता है, जीएसटी इंटीग्रेटेड लगाता है। जो सेंटर होता है वो हमारे पास इंट्रा स्टेट होता है। कैसा होता है हमारे पास, इंट्रा स्टेट होता है। और ये हमारे पास कैसा होता है, इंटर स्टेट होता है। देखिए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में बिल्कुल बिल्कुल अंतर समझ लीजिए। जो इंट्रा स्टेट होता है वो स्टेट के अंदर ही रहता है, और जो इंटर स्टेट रहता है वो स्टेट टू स्टेट होता है। आई होप आप ये समझ पाएंगे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को। वैसे भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का जो मैटर है वो हमें क्या समझना चाहिए, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। मोस्टली जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था, और वन नेशन वन टैक्स था। बेसिकली था क्या, पहले क्या था, पहले कैटेगरी बनी हुई थी कि वेट के अंदर कौन, पहले कैटेगरी बनी हुई थी, वेट के अंदर टैक्सेस की कैटेगरी बनी हुई थी, वेट के अंदर कौन आएगा, जैसे सिंपल टैक्स किसके अंदर कौन से आएंगे, ठीक है ना। जैसे लिक्कर था, लिक्कर के ऊपर वेट लगता था, आगे बात समझ में। पेट्रोल था, पेट्रोल के ऊपर वेट लगता था मोस्टली पहले, ठीक है ना। और जितने भी रेगुलर टैक्स थे उस पर सिंपल इनकम टैक्स लगता था हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को लाना स्टार्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। 1 जुलाई 2017 के अंदर ये आना स्टार्ट हुआ था। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। जीएसटी की स्लैब हमारे पास यहाँ पे 3 तरीकों से बटी हुई है। जीएसटी की स्लैब, पहली 5% की स्लैब हमारे पास है, दूसरी हमारे पास 12 से 18% की स्लैब है, तीसरी हमारे पास 28% की स्लैब। 28% की स्लैब लग्जरी के लिए होती है, मैं दोबारा बता दूं, 28% की स्लैब लग्जरी के लिए। 5% हमेशा असेंशियल स्टफ के ऊपर लगता है। असेंशियल स्टफ जैसे गेहूं हो गया, जितनी जरूरत की चीजें होती है उनके ऊपर 5% टैक्स लगना स्टार्ट होता है। और 12% टैक्स हमारे पास किसके, जो मीडियम चीजें होती हैं, यानी कि जो ना तो ज्यादा जरूरत की और ना ही लग्जरीज में आती है, उनके ऊपर हमारे पास क्या लगता है, 12% टैक्स लगना स्टार्ट होता है। आई होप आप इस जीएसटी को समझना स्टार्ट करे होंगे कि जीएसटी के अंदर क्या है। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। अ स्मॉलर पाई, द पैक हैज रिकमेंडेड द फाइनेंशियल मिनिस्टर्स अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द जीएसटी फ्रेमवर्क। तो पैक ने कहा है, जो पैक हमारे पास, जो कैग को, कैग की जितनी भी हमारे पास ऑडिटिंग होती है उसको रिव्यू करता है, वो पैक हमारे पास करता है, पब्लिक ऑडिट कमीशन कमेटी। पब्लिक ऑडिट कमेटी जो होता है वो पैक को, इसको करना स्टार्ट, इसको रिव्यू करना स्टार्ट करता है। तो द मिनिस्ट्री हैज बीन आस्क्ड टू इंप्रूव द यूज ऑफ फ्रेंडलीनेस ऑफ द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी 2.0, ठीक है ना, रिवैम्प्ड हुआ है। एंड आफ्टर दिस स्टेक होल्डर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैक हैज रिकमेंडेड, यानी कि पैक ने रिकमेंड किया है मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट द मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंसी रिफंड एंड प्रोसीजर। तो इन्होंने कहा कि इसमें बेसिकली आप चाहे एआई का यूज करो, एआई यूज फॉर द रेवेन्यू प्रोजेक्शन से, लेकिन आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और चीजों को लेके आओ जीएसटी के अंदर, टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर। आई होप आप जीएस में जीएसटी को समझाना चाहता था। जीएसटी एक इंपॉर्टेंट है, कब आया था, स्लोगन हमारे पास कौन सा था, और अमेंडमेंट किससे हुआ है, 122 अमेंडमेंट से आना स्टार्ट हुआ है जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल 122 अमेंडमेंट से आना स्टार्ट हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहूंगा, इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन 122 अमेंडमेंट से आना स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट आना स्टार्ट कर देंगे जीएसटी, ये हमारा खत्म हो चुका है। स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए कोई भी स्कीम न्यूज़पेपर में डिस्कस होती है तो उस स्कीम को हमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्कीम है, दैट स्कीम इज इक्वल टू PMMVY, यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना वंदना योजना। अब ये किसके लिए, ये बेसिकली है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। ये किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए सबसे पहले तो। और कोई भी अदर बेनिफिट्स, यानी कि स्कीम, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कोई भी अदर इंश्योरेंस, नहीं होना चाहिए उसके पास, तभी उसको इस स्कीम का फायदा होगा, अदरवाइज उसको इस स्कीम से कुछ नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन को 5000 रुपीज मिलेंगे इंस्टॉलमेंट्स पे। पहली इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज की रहेगी, दूसरी 2000 की रहेगी, तीसरी भी कितने की रहेगी, 2000 की। पहली 1000 रुपए की केवल और केवल रजिस्ट्रेशन पर रहेगी,
और दूसरी हमारे पास 6 मंथ के बाद रहेगी, और उसके नेक्स्ट भी हमारे पास कितने की रहेगी, 6 मंथ के बाद रहेगी। और नेक्स्ट भी हमारे पास कैसे आनी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट भी हमारे पास सेम इंस्टॉलमेंट्स, हमारे पास सेम चीजें रहेंगी अगर उनको गर्ल होती है तो। अगर सेकंड चाइल्ड उनको गर्ल होता है तभी उनको 5,000 रुपीज नेक्स्ट के लिए मिलेगा। फर्स्ट के लिए तो उनको 5,000 मिलेगा, तो इधर इज अ बॉय इधर इज अ गर्ल। लेकिन सेकंड अगर गर्ल होगा तो उनको यही चीज 5,000 रुपीज मिलेगी। तो नेक्स्ट पीएम, तो जो हम मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया पीएमवी वाई डिस्कशंस, ठीक है ना। और इसको ले कैसे सकते हैं, जो या तो आप डायरेक्ट आंगन वाड़ी के अंदर जा सकते हैं, या आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कीम पीएमएमवीवाई इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो मैंने आपको बता दिया स्कीम के अंदर हमारे पास क्या रहता है। तो चलिए अब हमारी स्लाइड्स यहाँ पे खत्म होती है। तो 26 मार्च 2025 की न्यूज मैंने कवर कर दी है। आई होप आपको कुछ अच्छा मिला होगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम लगती है या कैसी भी चीजें लगती है, या आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर वीडियोस हम दे रहे हैं, कौन सी की करंट की वीडियो मैं डाल रहा हूं, लेकिन आने वाले समय पे इसके ऊपर एसएससी रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आनी स्टार्ट होगी। इवन इसके ऊपर जो क्लास 10th है, 9th है, इनको भी कवर किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। बने रहिए नॉलेज ने ब्रह्म कृष्णा ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।